हेलो बच्चों। वेलकम टू बायो डायरी साजिद सर। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बेटा, आज से हम चैप्टर 8 शुरू करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पहले के दो वीडियोस में प्यारे बच्चों मैंने जी.एन. रामचंद्रन जी के बारे में बताया था और सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन को लेकर उस इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ को मैंने एक्सप्लेन किया था, जहां से नीट 2025 का सवाल बना था। चलिए फिर एनसीईआरटी का पेज नंबर 87 निकालिए और चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन को देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको कुछ लिविंग चीजें दिख रही है और कुछ नॉन लिविंग। लिविंग को हम एनिमेट भी कहते हैं या फिर हम उसको बायोटिक भी कहते हैं, और नॉन लिविंग जिसे हम इनएनिमेट या निर्जीव कहेंगे। मतलब लिविंग का मतलब होता है कि जिसमें जान है, और नॉन लिविंग का मतलब जो बेजान है। अब लिविंग में जैसे कौन आ गए? पेड़ आ गए, हम इंसान आ गए, सारे इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई आ गए। एक बहुत ही अच्छा सा मैंने एक आपकी नज़र के सामने एक पेड़ रखा है जिसे ओक ट्री या क्वेरकस ट्री कहते हैं। ये जो वाइन वगैरह की जो बॉटल होती है ना, उस पर जो ढक्कन होता है वो इसी ओक ट्री का होता है। और जैसे कि यहाँ पे एक इंसान का फोटो आपको नज़र आ रहा है, मॉस्किटो है और एक बैक्टीरिया है। और इधर आपको नॉन लिविंग चीज़ें या बेजान चीज़ें नज़र आई है, जैसे कि एक पत्थर है, पानी है, या फिर हम मिट्टी कह सकते हैं, हवा को कह सकते हैं। तो फिर बच्चों सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा इन लिविंग में क्या है जो इन नॉन लिविंग के पास नहीं है, कि जिसके चलते ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको जवाब पता ही है, तो आप सीधे सरल शब्दों में ये कहेंगे कि सर वो जो लिविंग है ना, ये सेल से बनते हैं, और ये जो नॉन लिविंग है ना, इनके पास में सेल नहीं होता, मतलब ये सेल से नहीं बनते। इसका मतलब आसान शब्दों में कहूं तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है बच्चों? तो उसका जवाब आप देंगे कि सर जो सेल से बनता है वही जिंदा है। हमको इस चीज से ये बात समझ आती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर तो प्यारे बच्चों, ये एक सेल का फोटो है। ये एक यूकैरियोटिक सेल है, पर वो फिलहाल में हम बाद में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी सेल के बारे में दे देता हूँ, ध्यान से सुनिए। सेल को पहली बार डिस्कवर करने वाला व्यक्ति था रॉबर्ट हुक। ये बात 1665 की है। रॉबर्ट हुक ने इस ओक ट्री की छाल से कॉर्क निकाला और उसे खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा। तब उन्हें कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा, शहद के छत्ते के तरह हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आया, और उन्होंने इस स्ट्रक्चर को लैटिन भाषा में सेल्यूला कहा। सेल्यूला का मतलब होता है छोटा सा कमरा, और इसलिए ये नाम बना सेल। अब आपको समझ आ गया होगा कि जितने भी इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल से बने हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रहा है, जो फोटो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का, कि जो भी जिंदा ऑर्गेनिजम्स है वो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, वो कितने कॉम्प्लेक्स है, कितने पेचीदा है। पता है हमको कि दोनों भी सेल से बने हैं, पर उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो हम जवाब देंगे कि सर कुछ जानदार, कुछ सजीव ऐसे हैं जो सिंगल सेल से बने हैं, उन्हें हम यूनिसेल्युलर कहते हैं, क्योंकि यूनी का मतलब होता है एक, और सेल्युलर का मतलब है सेल, मतलब एक सेल से बनने वाले। यूनिसेल्युलर कितने सेल से बनते हैं? एक सेल से। ये दिख रहा है आपको डायग्राम में बच्चों। मल्टी सेल्युलर मतलब, मल्टी का मतलब होता है मेनी, और सेल्युलर का मतलब तो पता ही आपको, सेल मतलब जो बहुत सारे सेल से मिलके बनता है उसे मल्टी सेल्युलर कहते हैं।
जो जाहिर सी बात है कि एक सेल को हम आंखों से देख नहीं सकते, सेल को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की मदद लेना पड़ेगी। तो ये जो मैंने एक बैक्टीरिया का फोटो लगाया है यहाँ पे, ये एक जो सिंगल बैक्टीरिया है, क्या आप इसको आंखों से देख सकेंगे? नहीं, क्योंकि एक बैक्टीरियल सेल बहुत छोटा होता है, उसकी साइज तकरीबन 1 से 2 माइक्रोन होती है। जबकि ये बाजू में आपको एक मल्टी सेलुलर जानवर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है ब्लू व्हेल। ये मछली की तरह दिखता भले ही है, पर ये कोई मछली है नहीं। ब्लू व्हेल एक मैमल है। अब जाहिर सी बात है, एक सेल आंखों से दिखेगा नहीं, तो हम उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की मदद लेंगे। इन शॉर्ट, जो सजीव आंखों से नहीं दिखते, तो यूजुअली आपने उसको ऐसे समझ लेना कि वो यूनिसेलुलर होते हैं। और जो आंखों से हम देख सकेंगे, जैसे कि ये ब्लू व्हेल, एक मच्छर, एक आदमी, एक इंसान, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, ये सब आंखों से हमको दिखते हैं प्यारे बच्चों, तो हम इन्हें मल्टी सेल्यूलर कहेंगे। अब इस चैप्टर के अगले टाइटल की ओर जाते हैं, जिस टाइटल का नाम है व्हाट इज अ सेल। एक सेल क्या है? एनसीईआरटी कहती है कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पूरे शरीर में सिर्फ एक ही सेल है, वो सिंगल सेल से बना है। जैसे कि मान के चलो मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, या कोई प्रोटिस्टा, जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ओके, वो क्या क्या कर सकते हैं? तो एनसीईआरटी कहती है कि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो खुद खुद को जिंदा रख सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर सारे इसेंशियल फंक्शंस होते हैं। मतलब जैसे कि वो मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, इसेंशियल केमिकल रिएक्शंस करके खुद को जिंदा रख सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा ये सारी बातें आपको, फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि एक सेल को किसी और की जरूरत नहीं है, उसके अंदर सारे इसेंशियल फंक्शंस होते हैं और वो खुद को जिंदा रख सकते हैं। तो एक सेल में क्या क्या होना चाहिए? एक सेल में कम से कम ये बाहर की जो एक मेम्ब्रेन है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये होना ही चाहिए। फिर उस सेल के अंदर और क्या होना चाहिए? एक अंदर जेली लाइक सब्सटेंस, जेल जैसा, तरल जैसा साइटोप्लाज्म होना चाहिए। और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए होना चाहिए। अब जैसे आपको दिख रहा है, मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंडरलाइन किया, मैंने साइटोप्लाज्म को अंडरलाइन किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सेल में कम से कम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म तो 100% होना ही चाहिए। जेनेटिक मटेरियल भले ही 1 सेकंड के लिए हम थोड़ा साइड में रख देंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, जब आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 88 का एन ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ेंगे, तो उसकी लाइन नंबर 12 में ये लाइन लिखी हुई है कि द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अगर आप सेल को जिंदा रखना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि सेल के अंदर, अगर आप सेल को जिंदा कहना चाहते हो, तो सेल के अंदर कम से कम साइटोप्लाज्म होना ही चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। हालांकि मेटाबॉलिज्म, बेटा, मेटाबॉलिज्म मतलब सेल के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन। और खास तौर से साइटोप्लाज्म के अंदर एक जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, उसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जिसकी मदद से एटीपी बनती है। और उस एटीपी को हम खर्च करते हैं जिंदा रहने के लिए, एज ए एनर्जी करेंसी। इसलिए एनसीईआरटी क्या कहती है कि अगर किसी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म अगर ना हो, तो वो जिंदा नहीं कहलाएगा। इसीलिए एनसीईआरटी की वो लाइन है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, हेंस सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको जिंदा रहना है या जिंदा कहना है, तो आपकी बॉडी में सेल होना चाहिए। अब इसके बाद बच्चों, सेकंड पैराग्राफ क्या कहता है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन वॉन लिवेनहुक। इन्होंने पहली बार जिंदा सेल देखा था। तो ये एक सवाल आपको याद, ये प्रश्न आ सकता है, तो ये आपको बात याद रखना है कि जिंदा सेल को पहली दफा किसने देखा था? तो आपने कहना लिवेनहुक ने देखा था। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों, एक सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था?
तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। और चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि पहली बार सेल को किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। तो सेल का डिस्कवरी किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को जाता है। बस इतनी बात याद रखना प्यारे बच्चों कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो डेड सेल देखा था, क्योंकि वो कॉर्क का पार्ट था और वो डेड था, इसलिए उन्होंने पहली बार डेड सेल को देखा था। और प्यारे बच्चों एक और बात मैं बता दूं कि एक सिंगल सेल को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। अगर आपको सेल को देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप की मदद लेना पड़ेगी। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर हम न्यूक्लियस तक तो देख सकते थे, पर फिर 1931 के बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का शोध लगाया गया था अर्नेस्ट रुस्का और मैक्स नॉल ने, तो फिर उसके बाद में हम सेल के अंदर के सभी सेल ऑर्गेनल्स को देख पाए, जैसे कि राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो मैं आपको इस चैप्टर में आगे के पार्ट्स में बताऊंगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब इस चैप्टर के अगले टाइटल की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है 8.2 सेल थ्योरी। प्यारे बच्चों आपके नज़र के सामने स्क्रीन पर आप 3 साइंटिस्ट के फोटोज देख पा रहे हो, मथियास श्लाइडन, थियोडोर शॉन और रुडोल्फ वर्चॉव। पहली बात तो मैं बता दूं बच्चों, ये तीनों भी साइंटिस्ट जर्मनी के हैं। बच्चों ये जो पहले साइंटिस्ट थे हमारे मथियास श्लाइडन, इन्होंने 1838 में एक बात बताई। सबसे पहले तो ये एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब होता है पेड़ों की स्टडी करते हैं, जो मतलब जो व्यक्ति प्लांट्स की स्टडी करते हैं उन्हें बॉटनिस्ट कहते हैं। तो बच्चों इन्होंने 1838 में कहा कि सारे पेड़ जो है वो टिश्यूज से बनते हैं और टिश्यूज जो बनते हैं वो प्लांट सेल से बनते हैं। इन शॉर्ट इन्होंने प्लांट सेल्स को देखा और उन्होंने कहा कि प्लांट सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं और टिश्यू मिलके प्लांट्स बनते हैं। ओके। फिर उसके एक साल के बाद में थियोडोर शॉन 1839, ये एक जूलॉजिस्ट थे। ओके। इन्होंने कहा कि इस दुनिया के सभी प्राणी, एनिमल्स भी किससे बने हैं, सेल से बने हैं। प्लस इन्होंने और एक बात बताई थी कि ये जो प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल, तो प्लांट सेल के बाहर ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो इन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट सेल में और एक दीवार होती है, सेल वॉल। और शॉन ने कहा कि सेल वॉल का रहना प्लांट्स के लिए एक यूनिक कैरेक्टर है। और बच्चों ये शॉन ही थे कि जिन्होंने हमें बताया था कि सभी एनिमल सेल्स के पास में एक थिन आउटर लेयर होती है जिसे हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या दूसरे शब्दों में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तब फिर फाइनली प्यारे बच्चों शॉन ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया और एक हाइपोथेसिस दिया, एक अनुमान दिया कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स सेल से बने हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि श्लाइडन एक बॉटनिस्ट थे और शॉन एक जूलॉजिस्ट थे। हालांकि शॉन का क्रेडिट इसमें ज़्यादा था, बट शुरुआत श्लाइडन ने की थी। इसलिए सेल थ्योरी का जब भी नाम आता है कि सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किसने किया था, तब उसके जवाब में श्लाइडन भी लिखना होता है और शॉन भी लिखना होता है। अब बेटा इन दोनों की बातों को अगर हम मिलाएं तो हम एक बात पे कंक्लूड ऐसे करेंगे कि इस दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सेल का मतलब होता है कि सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और फिर सिस्टम से हमारे पूरी बॉडी बनती है। अब प्यारे बच्चों इन दोनों का कहना है कि भाई सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, तो फिर उस वक्त एक सवाल सबके मन में आया कि फिर सेल किससे बनता है। इनके हिसाब से सेल नॉन लिविंग
या स्पॉन्टेनियसली बन गया था, ऐसे ही बन गया था मतलब। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पहली बात तो सच बताई कि भाई बॉडी सेल से बनती है, पर सेल किससे बनता है ये दोनों बता नहीं पाए। और फिर इस बात को कि भाई सेल किससे बनता है, जो तीसरे साइंटिस्ट थे या फिजिशियन या जो डॉक्टर थे, उनका नाम है रुडोल्फ वर्चाव। इन्होंने इस बात को 1855 में बताया था कि जो बात श्लाइडन और शॉन बता नहीं पाए कि सेल्स किससे बनते हैं। जब इन्हें पूछा गया कि सेल्स किससे बनते हैं तो इन्होंने कहा सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने लैटिन भाषा में एक कहावत कही थी, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट अगर किया जाए तो इसे कहेंगे सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब नए सेल्स पुराने सेल से ही बनते हैं। हालांकि फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर फिर ये पुराना सेल कैसे बनता है, तो ये हम 12th में इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों, आपको इस टाइटल से क्या सीखने को मिला कि भी सेल थ्योरी के दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट जिसको रुडोल्फ वर्चाव ने दिया था कि जो ये दोनों बता नहीं पाए कि भाई सेल्स किससे बनते हैं, तब रुडोल्फ वर्चाव ने कहा कि सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पुराने वाले सेल्स ही नए सेल्स को बनाते हैं। तो उन्होंने लैटिन भाषा में ये बात कही थी, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर कल को ऐसे सवाल आता है कि सेल थ्योरी को मॉडिफाई करके फाइनल शेप किसने दिया, तो अब जवाब लिख देना रुडोल्फ वर्चाव। और सेल थ्योरी को ओवरऑल पूरी सेल थ्योरी को किसने दिया, तो फिर जवाब आएगा श्लाइडन, श्वान और वर्चाव। तो आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट में फीडबैक दे देना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही जो बच्चे आपके कांटेक्ट में जो नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।